हेलो, ज़रा सर आवाज़ क्लियर है? इसको डाल दीजिए यहीं पे। आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड। कल आप लोग को 2-4 टॉपिक पढ़ के आने के लिए बोला था। पहला था सेल डिवीजन का, दूसरा फ्लावर मॉर्फोलॉजी का, तीसरा स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमको पोमोलॉजी पढ़ना है तो उससे रिलेटेड कुछ ब्रीडिंग का चैप्टर भी हमको क्लियर रखना पड़ेगा, नहीं तो हम जब जाएंगे किसी टॉपिक में, जैसे मैं बताऊंगा ट्रू फ्रूट क्या होता है बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो उससे पहले क्या कर लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं जो ब्रीडिंग से रिलेटेड है। ये टॉपिक आपका ब्रीडिंग में भी काम आएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड को पढ़ने के लिए हमको 3 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। पहला क्या है, फ्लावर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। फ्लावर मॉर्फोलॉजी हम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे फोटो निकाल के भी रखा है। ये आप लोग को विजिबल है फोटो कि बड़ा करना पड़ेगा इसको? क्लियर करके, हाँ हाँ ठीक है सर। पहले तो आप लोग को फ्लावर मॉर्फोलॉजी थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके बाद आएगा आपका सेल डिवीजन को थोड़ा सा आप अच्छे से, एकदम अच्छे से नहीं तो कम से कम उसका बेसिक जानकारी है कि मियोसिस और माइटोसिस क्या 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 होता है, ठीक है। आप लोग को क्लियर है? ब्रीडिंग आप लोग पढ़े ना यूजी के टाइम पे, यहाँ आपको अभी नहीं पढ़ाया गया है, बाद में आपका क्लास होगा ब्रीडिंग का तब पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो बेसिक है मियोसिस और माइटोसिस को लेके, ये मेरे को उम्मीद है कि सबको थोड़ा सा पता ही होगा। पता है थोड़ा थोड़ा? हेलो, रिस्पॉन्स कीजिए कुछ। ठीक है, दिख रहा है ये फोटो सबको? ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करते यार। दिख रहा है ना? तो अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोमोलॉजी पढ़ रहे हैं, फ्रूट पढ़ रहे हैं, और फ्रूट क्या होता है कैसे बनता है ये हम लोग को पता नहीं रहेगा तो फिर हमको आगे का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रूट बनता कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लावर को जानना पड़ेगा, क्योंकि फ्लावर तो फ्रूट से ही बनता है ना। कल आप लोग को लिखाया था कि फ्रूट किससे बनता है और सीड किससे बनता है, तो बताइए भाई फ्रूट किससे बनता है, कौन से पार्ट से बनता है फ्लावर के? ओके ओके, और सीड किससे बनता है? ओव्यूल से सीड बनता है। तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होगा ना, कुछ ना कुछ तो प्रोसीजर होगा, तभी तो आपका ओवरी कन्वर्ट होता है किसमें, फ्रूट में, और ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। तो वही प्रोसीजर आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे वो कन्वर्ट होता है। उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा जो बेसिक आगे जाएंगे हम लोग फ्रूट को लेके, उसमें दिक्कत नहीं होगा। कल का जो क्लास था और आज का जो क्लास है वो बेसिक हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। अभी स्पेसिफिक पोमोलॉजी में हम लोग नहीं गए हैं, ठीक है। कल से हमारा असली पोमोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक क्या है आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से कवर कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए इसके फ्लावर्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। ये सेपल जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है? ग्रीन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कल ही बताया था। ये हो गया सेपल हो गया, और ये कलर वाला भाग उसको क्या बोलते हैं, पेटल, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेपल को क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ पेटल को क्या बोलते हैं, कोरोला। उसके बाद ये क्या होता है अपना, ये वाला पोर्शन है अपना मेल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, स्टेमेन। क्या बोलते हैं इसको, ये यहाँ पे लिखा है स्टेमेन, ठीक है। इन स्टेमेन के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब एंथर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जनरली, अभी आने वाले कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। टैपिटम सेल करके, टैपिटम सेल किस में पाया जाता है, ये नया क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए अभी भी। तो टैपिटम सेल पाया जाता है भैया आपके एंथर में पाया जाता है। टैपिटम सेल क्या करता है, टैपिटम सेल जब ये यहाँ से अपना पॉलन बनता है, पॉलन, तो पॉलन को फूड ग्रेड प्रोवाइड कौन करता है, ये आपका टैपिटम सेल। इसको एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके नोट कर लीजिए अभी, ठीक है। और अभी आप लोग धारा मस्टर्ड 11 के नाम से सुने होंगे, DMH11, ट्रांसजेनिक मस्टर्ड के बारे में सुने ना।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था अभी प्रोक्यूरमेंट के एग्जाम में। तो वो 3 जीन को लेके बनाया गया था। कौन कौन सा जीन है भाई? बार, बार्नेस और बस्टर जीन। ठीक है, तो जो बार जीन है वो तीनों के काम है। सबसे पहले तो एक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इंड्यूस करेगा। दूसरा जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हम लोग क्यों लाएंगे? ताकि हमको हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए इमैस्कुलेशन करने का जरूरत मत पड़े। ठीक है, यहाँ तक। तो एक जीन उसमें से काम करेगा, 3 जीन है, मैं जिन का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, बार, बार्नेस और बस्टर जिन करके। तो ये बताइए आप लोग, धारा मस्टर्ड 11 को बना क्या गया है? कोई रिस्पॉन्स कीजिए, कोई पता है आप लोग को कि उसको बना क्या गया है? उसका क्या स्पेसिफिकेशन, क्या उसका विशेषता, क्या उस वैरायटी का? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पुराने क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन ये नए नए क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है। क्या ये? हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। जैसे ग्लाइफोसेट का हम लोग यूज करते हैं तो पूरे वेजिटेशन को वो किल कर देता है, लेकिन हमने मस्टर्ड में देखा हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था किसका? वीड्स का। और उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे जो हर्बिसाइड हम लोग यूज़ करते थे वो क्रॉप को भी नुकसान करता था, या तो वीड को अच्छे से वो मार नहीं पाता था। लेकिन उसी को तो हम लोग क्या किए, चलो भैया कुछ नया ट्राई करते हैं करके, आपका जो कंपनी है, कौन सा प्राइवेट कंपनी, बायर ने इंड्यूस किया आपको ये ट्रांसजेनिक वैरायटी बनाया है जिसका नाम है धारा मस्टर्ड 11, DMH11 वैरायटी। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ क्या किया उन्होंने? बैक्टीरिया से 3 जीन लिया है। कौन कौन सा जीन है वो? बार जीन, बार्नेस जीन और बस्टर करके जीन लिया है। तो ये वाला जो जीन है वो क्या करता है? मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस करता है। मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस हो गया तो अब हाइब्रिड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उस सीड में हमको तो फार्मर्स को देना है, तो वो स्टाइल नहीं होना चाहिए। तो उसमें फर्टिलिटी मेंटेन करने का काम कौन करता है? बस्टर जीन करता है। ठीक है, अब हम लोग मेल स्टेरिलिटी तो ये इंड्यूस करता है, तो लेकिन मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस कैसे करता है ये जानने वाला क्वेश्चन है। तो इंड्यूस कैसे करता है तो मैं आपको बताया टैपेटम सेल के बारे में। ये टैपेटम सेल क्या करता है? आपके पॉलन को फूड प्रोवाइड करता है। अब ये बार जीन इसी टैपेटम सेल पे अटैक करता है और इसको कर देता है स्टेराइल, इसको बनने नहीं देता। तो बनने नहीं देगा तो सीधी सी बात है भाई, आपका पॉलन नहीं बनेगा, पॉलन नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? ये बार, बार्नेस, बस्टर जीन का ये अब 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। सबसे पहले टैपेटम सेल नोट कीजिए, बार, बार्नेस, बस्टर जीन यूज कीजिए, क्योंकि पोमोलॉजी में नहीं पूछा जाएगा लेकिन बिडिंग पोर्शन से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक रिस्पॉन्स कीजिए ऑनलाइन वाले, रिस्पॉन्स कीजिए यार। कैसे करूँ? आगे बढ़ो कि मत बढ़ूँ? एक बार और समझना आप लोग को। ठीक है, तो मैंने आप लोग को इससे पहले क्या बताया था? सेपल पेटल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा था मेल पार्ट में क्या है आपका? एंथर और फिलामेंट। ठीक है, तो ये एंथर के अंदर क्या बनते हैं भाई? आपके पॉलन बनते हैं, और इसी से रिलेटेड एक सेल पाया जाता है एंथर के अंदर, वो क्या है? टैपेटम सेल। अब टैपेटम सेल क्यों पाया जाता है? इसके एंथर के अंदर क्या बनता है? आपका पॉलन बनता है, और पॉलन को फूड प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? आपका टैपेटम सेल। ठीक है, ये आपका फूड प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल कौन है? टैपेटम सेल। अब एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी के लिए बिडिंग पोर्शन से। आप एक वैरायटी का नाम सुनोगे, धारा मस्टर्ड 11। ठीक है, कौन सा वैरायटी है? ट्रांसजेनिक वैरायटी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन कर देंगे, इनमें से कौन सा ट्रांसजेनिक वैरायटी है करके। धारा मस्टर्ड 11 रिसेंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी को लेके। तो उसको बनाया क्यों गया है? वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है। क्यों बनाया गया उसको? हर्बिसाइड रेजिस्टेंट के लिए बनाया गया है, क्योंकि मस्टर्ड में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हर्बिसाइड, इसका वीड्स का, और हमारे पास उतने एफिशिएंट हर्बिसाइड नहीं है कि हम उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकें। तो इसलिए बायर कंपनी, कौन सा कंपनी है? बायर कंपनी ने बनाया है आपका धारा मस्टर्ड 11। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज जनरली हम लोग क्यों करते हैं? वेरिएशन लाने के लिए बहुत सारा यूज़ है। उसमें का एक यूज़ हमारा ये है कि हम इसके थ्रू हाइब्रिड को बहुत इजीली बना सकते हैं। जब भी हाइब्रिडेशन या हाइब्रिड वैरायटी बनाने का बात होता है तो सबसे उसमें टीडियस जो प्रोसेस होता है, सबसे कठिन काम होता है, वो होता है क्या? इमैस्कुलेशन का। बहुत ही कठिन काम होता है। इसके लिए हम लोग क्या कहें कि हम ये चाहते हैं कि अब हमारा जो फ्लावर का मेल पार्ट है वो किसी प्रकार का रिस्पॉन्स मत करे, वो स्टेराइल हो जाए, तो हमको इमैस्कुलेशन करने का जरूरत नहीं है। तो साइंटिस्ट ने सोचा चलिए क्यों ना हम ना ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके उस
पॉलन को बनने ही ना दे, तो उसके लिए उन्होंने ये बार बर्नेस बस्टर जीन का उपयोग किया। ये तीनों अलग अलग जीन है जो बैक्टीरिया से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? बैक्टीरिया से। इसको भी नोट कीजिए किससे लिए गए हैं, तीनों बैक्टीरिया से लिए गए हैं। बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसेंस करके है उसका नाम, आप लोग और एक बार अच्छे से सर्च कीजिएगा। ये थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन क्या पता क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं यार। ठीक है, तो ये बार बर्नेस बस्टर जीन क्या है? ये पहला जो जीन है वो प्रोवाइड करता है हर्बिसाइड, सॉरी ना, ये आपका बार्नेस जीन बता रहा था सबसे पहले। बार्नेस जीन क्या करता है? ये मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस बार्नेस जीन करता है। उस स्टेरिलिटी में अब स्ट्राइल तो हो गया, हमारा सीड तो बन गया, अब उसको किसान को देना है तो वो होना चाहिए फर्टाइल, तो उसमें फर्टिलिटी इंड्यूस करने का काम कौन करता है? आपका बस्टर जीन। ठीक है, और ये बार जीन जो है वो आपका प्रोवाइड करता है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। ठीक है, ग्लाइफोसेट का नाम सुना आप लोग ने? रिस्पॉन्स कीजिए ग्लाइफोसेट का। कैसा हर्बिसाइड है वो? सेलेक्टिव है कि नॉन सेलेक्टिव है भाई? बताइए यार, कॉमन क्वेश्चन है ये। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, अगर आप उसको किसी क्रॉप में डाल दें तो पूरे क्रॉप को ही किल कर देता है। लेकिन इसके लिए जो बार जीन के लिए स्पेशल हर्बिसाइड बनाया गया है उसका नाम क्या है? ग्लाइफोसेट को तो नहीं डाल सकते ना, वो तो स्पेसिफिक नहीं है। बार जीन के लिए स्पेसिफिक बनाया गया हर्बिसाइड का नाम है ग्लूफोसिनेट। क्या नाम है? ग्लूफोसिनेट। धारा मस्टर्ड 11 में हम लोग इस वाले हर्बिसाइड का यूज करेंगे, ऐसा नहीं नॉन सेलेक्टिव हो तो चलो डाल दें ग्लाइफोसेट को, काम नहीं होगा इससे, आपका क्रॉप डैमेज होने का चांसेस है। तो इसके लिए स्पेसिफिक बनाया गया है, बायर कंपनी का ही है ये ग्लूफोसिनेट हर्बिसाइड। ठीक है, ये सारा भी जो पढ़ा रहे हैं ये रिसेंट के क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में कभी भी आपको पूछे जा सकते हैं, खासकर व्यापम और पीएससी से रिलेटेड। और आपका आरडीओ का एग्जाम भी व्यापम मिलेगा। ठीक है, तो यहां से मैं मेल पार्ट को छोड़ के आगे बढ़ूं। टैपेटम सेल का यूज समझ आया? क्या है टैपेटम सेल? रिस्पॉन्स कीजिए आप लोग। आगे बढ़ना है ना यहाँ से अभी? चलिए ठीक है, अब अपन लोग आते हैं फीमेल पार्ट में। ये अपने पोमोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ से बनेगा। इसमें पार्ट्स कौन कौन से सबसे पहले ये देख लेते हैं आप लोग। ये फीमेल पार्ट का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? स्टिग्मा, जहाँ पे पॉलन आके रुकता है। पॉलिनेशन कहाँ होता है भैया? पॉलिनेशन यहीं पे होता है ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा में आके रुक गया मतलब हो गया हमारा पॉलिनेशन। उसके बाद स्टिग्मा के सबसे नीचे, उसके नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं स्टाइल। उसके नीचे होता है अपना ओवरी, और ये तीनों को एक साथ बोलते हैं क्या? कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, अब एक और टर्मिनोलॉजी आता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम करके। ठीक है, ये किसको किसको बोलते हैं? पूरे फीमेल पार्ट को एक साथ अपन लोग क्या बोलेंगे? गाइनोसियम बोलेंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका मेल पार्ट। तो ये कार्पेल को अपन गाइनोसियम बोल सकते हैं? हाँ, गाइनोसियम बोल सकते हैं। इन तीनों को एक साथ अगर अपन को शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा अपन को, तो अपन लोग एक एक करके नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली कार्पेल करके स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को बोल देंगे। ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज बताया था कि आपका फ्रूट कहाँ से बनता है? ओवरी से फ्रूट बनता है। ठीक है, और ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनेगा। अब ये कैसे बनेगा इसी को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का प्रयास नहीं करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा सेल डिवीजन के बारे में बताता हूँ, ताकि समझने में कोई दिक्कत मत हो, है ना। दो टाइप के मेनली सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहला क्या हो गया? माइटोसिस। ठीक है, और दूसरा क्या होगा भैया? मियोसिस हो गया। माइटोसिस कौन से सेल में होता है? दो टाइप का सेल होता है आपका, एक गैमेटिक सेल होता है, एक सोमेटिक सेल होता है। सोमेटिक सेल मतलब वही हमारा बॉडी का नॉर्मल हाथ का जो सेल हो गया, पैर का जो सेल हो गया, वो सारे किस में आते हैं? माइटोसिस में आते हैं। तो अपना इसको क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल में जब भी सेल डिवीजन होगा तो कौन सा सेल डिवीजन होगा? और गैमेटिक सेल कौन कौन से हैं? ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सेल। अगर स्पेसिफिक बात करें तो एग सेल और स्पर्म सेल। ठीक है,
उसमें जब सेल डिवीजन होगा अपना तो मियोसिस सेल डिवीजन होगा। अब ये मियोसिस और माइटोसिस क्या है, मियोसिस में अपना क्या है, जब भी सेल डिवीजन होगा तो 2n से चार एन नहीं, 4 अलग अलग एन बनेंगे, ठीक है। 2n से हमारा क्या होगा, सेल डिवाइड होके हाफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था अभी एसआरएफ में कि माइटोसिस में आपका सेल डिवाइड होके क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ होता है, डबल होता है, इक्वल होता है कि क्या होता है, बताइए। 3 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। माइटोसिस में क्या होता है भैया बताइए। सेल आपका डिवाइड होके डबल हो जाता है, कि ज्यों का त्यों रहता है, कि हाफ हो जाता है। ये एसआरएफ का क्वेश्चन है। क्या होता है इसमें 2n का 2n ही बनेगा आपका सेल, है ना, डबल नहीं होगा। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम का जो कंटेंट है, जो वॉल्यूम है, वो डबल हो जाता है, और वो डबल होने के बाद अलग अलग 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सेल डिवीजन आपको कैसे होगा, एक सेल होगा 2n, यहां से 2 अलग अलग सेल बनेंगे, ये भी क्या रहेंगे 2n बनेगा, दूसरा नंबर भी क्या रहेगा आपका 2a रहेगा, ठीक है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है आपका, 2n से क्या होगा, n में कन्वर्ट होगा। अब ये n किस में कट होगा, इक्वल फिर से n में कन्वर्ट होगा। जब आप लोग को मियोसिस पढ़ाया जाएगा ब्रीडिंग में, तो आप लोग को पढ़ाया जाएगा मियोसिस फर्स्ट, नोट कर लीजिए इसको। मियोसिस फर्स्ट को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्यों, क्योंकि अभी ये है 2n कंडीशन में, 2n कंडीशन से 2 हाफ n में चला गया ये, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। आप लोग नोट कीजिए इसको। मियोसिस को क्योंकि 2 पार्ट में पढ़ना पड़ता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, और मियोसिस सेकंड को क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलेंगे भैया, यहां से देखिए n से फिर इक्वल n ही बढ़ रहा है, ये मतलब जो मियोसिस 1 है वो रिडक्शनल होगा, वो रिडक्शनल होगा। जो मियोसिस 2 होता है वो सेम माइटोसिस है, वो इक्वेशनल डिवीजन, सेम माइटोसिस है वो, माइटोसिस की क्रिया उसमें होगी, ठीक है। तो हमको इसमें सेल डिवीजन में और बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ये कौन कौन से सेल में होता है उसको आप जान कर रहिए, है ना। सोमैटिक सेल में कौन सा डिवीजन होता है, और मियोसिस इसमें गैमेटिक सेल में कौन सा डिवीजन होता है, ठीक है। अब आपको पढ़ाने वाला था आपका फ्रूट कैसे बनता है, ओवरी से फ्रूट कैसे बनता है और सीड कैसे बनता है। तो इसके लिए हमको एक नॉर्मल ये पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें कॉमन कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके बाद आपको बताऊंगा मैं। स्पोरोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस। ये आप लोग ने यूजी के टाइम में पढ़ा होगा, हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे, इसको हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे इस पे, गैमेटोजेनेसिस पे। गैमेट्स क्या क्या होते हैं यार, गैमेट्स जानते होंगे ना। 2 गैमेट्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, एक मेल गैमेट के बारे में पढ़ते हैं फ्लावरिंग केस में, ठीक है, और एक क्या पढ़ते हैं, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या हो गया भैया, स्पर्म सेल क्या हो गया आपका, मेल गैमेट, और जो एग सेल हो गया आपका, एग सेल जो हो गया वो फीमेल गैमेट है। इतना तो आप लोग बेसिक जानते होंगे ना। गैमेटोजेनेसिस में जो आपका प्रोसीजर पढ़ेंगे वो होता है गैमेट का बनना, मेल गैमेट का बनना और फीमेल गैमेट का बनना, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत। प्लांट में मेल गैमेट क्या होते हैं, पॉलन होता है मेल गैमेट। क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल और पूछ दिया जाएगा आप लोग को, आप लोग बता नहीं पाएंगे इंटरव्यू में, आप लोग का भैया अच्छे से फिर खिंचाई हो जाएगा, है ना। पॉलन आपका क्या हो गया, मेल गैमेट। अब पॉलन बनता कैसा है, इसी को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।
यहाँ तक नोट हो गया, आगे बढ़ूँ। गैमेटोजेनेसिस में आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे बनेगा उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले का प्रोसीजर आता है स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस कैसे होगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा धीरे। लिख नहीं पा रहे हैं क्या? कुछ लिखने में कुछ दिक्कत होगा तो बताइए यार। आज आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं आ रहा है। टॉपिक थोड़ा सा कठिन है मैं मानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन इससे आते हैं, क्वेश्चन जरूर आते हैं। या भी आपका प्रोक्योरमेंट में आ गया था नॉर्मल क्वेश्चन इससे, जो धारा मस्टर्ड 11 वाला बताया था वो भी आया था। एकदम कॉमन क्वेश्चन आएगा। आप लोग को एकदम बुक लेके पढ़ के ऐसा बैठ के पढ़ना नहीं है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बाकी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको एग्जाम में। इसमें कलर को ना व्हाइट या येलो ले लो कलर। ओके क्लिक करो उसमें, हाँ व्हाइट या येलो ले लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 ऑप्शंस मिलेंगे। जरूरी नहीं कि आप लोग जो पढ़ के जाएंगे वही आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे, धीरे धीरे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। तो ऐसा क्या रहता है, जिसका आंसर नहीं पता रहता, कम से कम 2-3 में से 1-2 को तो आंसर पता रहता है ना, तो वो एलिमिनेट हो जा रहा है, तो उससे उसके क्वेश्चन के आसपास कम से कम पहुंचा जा सकता है। ठीक है, माइनस मार्किंग भी है तो रिस्क इसके बेसिस पे लिया जा सकता है। तो थोड़ा सा जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके पास नॉलेज आता रहेगा। तो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे बनेगा उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, 2 टर्मिनोलॉजी आता है, एक मेल गैमेट बनता है, एक फीमेल गैमेट बनता है। आप लोग यूजी के टाइम पढ़े होंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, और एक होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। जहां पे माइक्रो आ गया तो आप लोग वहां पे समझ जाइए मेल गैमेट का बात किया जा रहा है। माइक्रो जहां पे भी आएगा, क्योंकि ये प्रोसीजर दोनों में था, स्पोरोजेनेसिस में भी होता है, गैमेटोजेनेसिस में भी होता है। स्पोरोजेनेसिस का 2 टाइप हो गया, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, वैसे सेम होता है गैमेटोजेनेसिस में, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो ये माइक्रो से क्या बनेगा, आपका पॉलन बनेगा, और मेगा से क्या बनेगा, आपका एग सेल बनेगा। ठीक है, तो अब ये बनेगा कैसे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पोरोजेनेसिस में आपका 2 गैमेट का नाम बताया था आपका, एक पढ़े थे आप लोग ओवरी पढ़े थे, ठीक है, और एक पढ़े थे क्या पढ़े थे, एंथर। तो ओवरी में बहुत सारे सेल होंगे, है ना, जैसे हमारी बॉडी में सेल है वैसे ओवरी में सेल होंगे, और सबका कंडीशन क्या रहता है, 2n रहता है। सब कौन से कंडीशन में रहते हैं, 2n, क्योंकि ये अभी आपका गैमेट नहीं बना है, आपका नॉर्मल सेल है, सोमेटिक सेल है ओवरी। ठीक है, तो ये आपका 2n रहेगा, उसमें से कोई सा भी एक सेल इसमें का अपने से ही कोई सा भी एक सेल पॉलन मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन मदर सेल में। अब क्वेश्चन आता है पॉलन मदर सेल का कौन से कंडीशन में रहता है, n कंडीशन में रहता है, 2n कंडीशन में रहता है, कि कौन सा n कंडीशन में रहता है। तो आपका पॉलन मदर सेल अभी भी कौन से कंडीशन में रहेगा भैया, आपका 2n कंडीशन में ही रहेगा। अब ये पॉलन मदर सेल में होगा क्या, आपका गैमेटिक सेल डिवीजन। गैमेटिक सेल डिवीजन में क्या होगा आपका, इससे 2n से पहले तो सिंगल सिंगल 2n बनेंगे, मियोसिस यही बताया था ना। उसके बाद यहां से क्या होगा, इन 2n से फिर n और एक n बनेगा। ठीक है, ये आपका भी हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस के लिए, है ना। पहले स्पोर बनेगा उसके बाद गैमेट बनेगा। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, आपके ओवरी तक तो आप मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ लेते थे, अब ओवरी के थोड़ा सा डीप जाने का प्रयास कीजिए, है ना। ओवरी के अंदर थोड़ा सा डीप जाएंगे तो उसमें से कोई भी एक सेल डिवीजन के लिए रेडी होगा। तो उसके लिए क्या होता है, पहले कोई भी एक सेल, अब किसी को तो लीडर बनना है इसमें से, तो जो लीडर सेल बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल अभी 2n कंडीशन में, इसमें होगा गैमेटिक सेल डिवीजन स्पोर बनने के लिए। तो ये 2n से 4n में ऐसा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसमें से 3 हो जाते हैं डीजेनरेट, और कोई भी एक सेल में आगे होता है सेल डिवीजन। ठीक है, ये आगे आपका सेल डिवीजन होगा और यही कन्वर्ट होगा किसमें, एग सेल में। यहां से क्लियर है। तो स्पोरोजेनेसिस में आपका, आप फिर से क्वेश्चन नोट कीजिए, स्पोरोजेनेसिस में कौन सा सेल डिवीजन पाया जाता है। बर्डन हो जा रहा है क्या, ब्रीडिंग में इसको आप लोग को एक बार और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूं ताकि इतना सारा पढ़ा रहा हूं तो जब मैं कुछ कॉमन बताऊं तो आपके माइंड में अच्छे से आ जाए। ठीक है, आप लोग नॉर्मल देखे होंगे, जैसे हमारी तरीके से कोई बच्चे का जन्म होता है ना,
उसके लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का होना जरूरी है। कोई भी ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग लोग कौन है, हम लोग डिप्लॉयड स्पीसीज हैं, सब में 2n पाया जाता है, 2n कंडीशन में पाया जाता है ना, उसमें सब सेल डिवाइड होता है, तो मेल से n कंडीशन जाता है 2n का, फीमेल से हाफ एन आता है और हाफ एन मिलकर प्रोजनी बनता है अपना 2n। तो सेम यहाँ प्लांट के केस में भी है, मेल से एक एन आएगा, फीमेल से एक एन जाएगा इधर से, तो कैसे जाएगा उसी का डिवीजन के बारे में पढ़ है। तो इतना सारे स्टेप इन्वॉल्व रहता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कौन कौन सा बोला भाई, स्पोरोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, ये गैमेट बन जाएगा, उसके बाद का प्रोसीजर बहुत ईजी है, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्ब्रोजेनेसिस आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इस पर मेजर फोकस कीजिए। आपका होगा स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस में कौन सा सेल डिवीजन होगा, गैमेटिक सेल डिवीजन होगा। क्यों गैमेटिक सेल डिवीजन होगा, क्योंकि हमको क्रोमोसोम को 2n से n कंडीशन में लाना है, ठीक है। n कंडीशन में आने के बाद फिर से उसमें सेल डिवीजन होगा, तब हम उसको आगे देख के पढ़ेंगे। तो उसको 2n से n कंडीशन में लाने के लिए स्पोरोजेनेसिस में कौन सा सेल डिवीजन होगा, गैमेटिक सेल डिवीजन होगा। इसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है आपका गैमेटोजेनेसिस में कौन सा सेल डिवीजन होगा, तो गैमेटोजेनेसिस में सोमैटिक सेल डिवीजन होगा। इसको आप लोग जाके अच्छे से पढ़िएगा एक बार टॉपिक को, इसलिए मैं बोला था कि कल इसको पढ़ के आना करके, कॉन्सेप्ट अच्छे से और जल्दी क्लियर हो जाता है आप लोग का। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा यार आप लोग का, समझ नहीं आ रहा है क्या, कुछ रिस्पॉन्स कीजिए, समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग को। ये टेढ़ा हो जा रहा है थोड़ा सा सर। चिरंजीव हर्षवर्धन है, प्रिया है, और एक और कौन है, तुमिया, कौन तुमने नाम लिखा है, समझ आ रहा है। हर्षवर्धन सर, हर्षवर्धन सर हमारे सीनियर हैं। कैसे ठाकुर सर, समझ आ रहा है सर, आ जा रहा है ना, कि पूरा ऊपर से जा रहा है। हाँ हाँ, इसको पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूँ। कम से कम ये स्पोरोजेनेसिस बोल रहा हूँ तो उसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, इसी को पढ़ के देखिए, है ना। तो उसको कम से कम नोट करते जाइए और याद करते जाइए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, और ट्राई कीजिए समझने का बहुत अच्छे से। तो ओवरी के अंदर हम लोग, ओवरी तक का हम लोग को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया था, तो थोड़ा सा अंदर घुसना, हमको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसमें से कोई भी एक सेल पॉलन मदर सेल में कन्वर्ट होगा। पॉलन मदर सेल में होगा आपका पहले गैमेटिक डिवीजन, गैमेटिक डिवीजन से पहले 2n से 2n बनेंगे अलग अलग, और इस 2n से फिर अलग अलग 2n बनेंगे, तो टोटल 4n बनेगा, और 4n में 3n जो हो जाएगा डीजनरेट हो जाएगा। तो आपका फाइनल कितना n जाता है सोमैटिक डिवीजन के लिए, भी क्वेश्चन में आता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग क्या इसको स्किप कर देते हैं हर बार, इसलिए आपको पता नहीं है। तो 3n यहाँ से हो जाते हैं डीजनरेट, कितना n पार्टिसिपेट करता है सोमैटिक सेल डिवीजन में, तो वो है सिंगल n। ये मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी फीमेल के केस में, अभी ओवरी पढ़ है ना, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद सेम पढ़ना पड़ेगा हम लोग को एंथर में। अब एंथर में भी सेम डिवीजन होगा, तभी तो पोलन बनेगा। जैसे हाँ, पहले गैमेटिक सेल डिवीजन होगा, गैमेटिक सेल डिवीजन में 2n से 2n बनेंगे अलग अलग, अब उस 2 से फिर से 2 अलग अलग बनेंगे, तो टोटल बन गया 4n। 4 में से क्या हो जाता है, 3 जो है डीजनरेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे जब गैमेटोजेनेसिस में, तो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक ही n पार्टिसिपेट करेगा किसके लिए, नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस के लिए। स्पोरोजेनेसिस का प्रोसीजर यहाँ तक खत्म हो जाता है आपका, स्पोरोजेनेसिस। और कौन सा स्पोरोजेनेसिस है भाई, ये मेगा, मेगा मतलब फीमेल का बात करेंगे हम, मैंने पहले से बता दिया था। ओवरी में बात करें मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे। सेम बात करते हैं स्टेप का, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मतलब अब एंथर में पढ़ेंगे हम लोग, एंथर में क्या आएगा, सेल डिवीजन होकर पॉलन बनता है, क्योंकि पॉलन तो एंथर में ही बनेगा ना, तो सेल डिवीजन भी कहाँ पे होगा, एंथर में ही होगा। अब कैसे सेल डिवीजन होगा, जैसे ओवरी में एक सेल कन्वर्ट हो गया था पॉलन मदर सेल में, अब इसमें से भी कोई एक सेल कन्वर्ट होगा आपका। मोबाइल कहाँ पर रखा, इसमें से आपका कोई भी एक सेल यहाँ से भी कन्वर्ट होगा 2n कंडीशन का,
2n कंडीशन से फिर इसमें होगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि NN, और इस NN से फिर क्या बनेगा 4n बनेगा, और इसमें से चारों के चारों पार्टिसिपेट करेंगे आपके नेक्स्ट डिवीजन के लिए। फीमेल के केस में ये आपका रेस्ट्रिक्शन है कि एक ही सेल जाता है नेक्स्ट सेल डिवीजन में, लेकिन इसमें से चारों के चारों बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फ्लावर में पॉलन कितने सारे होते हैं, फ्लावर में पॉलन बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन ओवरी कितने सारे रहते हैं? मैक्सिमम केस में सिंपल फ्लावर के केस में ओवरी एक ही देखा जाता है ना, तो बहुत सारे पॉलन बनते हैं, तो इसमें सारे के सारे एन पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा ट्रिक बना के आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें से चारों के चारों एन आपके पार्टिसिपेट करेंगे, आपका हो जाएगा खत्म स्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे तो हो जाएगा आपका गैमेटोजेनेसिस। अब स्पोर तो बन गया, हम जो एन चाहते थे वो तो बन गया है। हम लोग जो स्पोर चाह रहे थे 2n से n, ये हमारा आ गया है, किस में आ गया है? मेगा स्पोरोजेनेसिस में। और एक किस में आ गया है 2n से n? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में। जो यूजी के टाइम भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे उसको दिक्कत नहीं होता होगा, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम उनको फिर से दिक्कत होगा, मैं बता दे रहा हूँ ना। नॉर्मल प्रोजेनी बनता है ह्यूमन बीइंग में भी, तो क्या होता है? मेल से एक गैमेट आता है, फीमेल से एक गैमेट आता है। जीनोम 2 सेट में आता है ना डिप्लॉइड में, तो उसका एक जो सेट आता है, जो एक सेट आता है वही है ये एक एन, मेल से एक एन आता है फीमेल से। तो ये हमारा हो गया मेगा और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का काम खत्म हो गया, एन हमको मिल गया है। अब दूसरा लिखाया था आपको गैमेटोजेनेसिस। मेगा जोड़ दिया तो ये फीमेल पार्ट में होगा, माइक्रो लगा दिया तो ये मेल में आ जाएगा, मेगा और माइक्रो, ठीक है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होगा? आपका एक एन जो बचा था 3 डिजनरेट होके, ये आपका जाएगा किसमें? सोमैटिक सेल डिवीजन में। सोमैटिक सेल डिवीजन में क्या होता है? एन से एन ही बनता है। इक्वेशनल डिवीजन में आपको पहले से बताया था, SRF में क्वेश्चन आया था इक्वेशनल डिवीजन है कि क्या होता है भैया, उसमें इक्वल होता है सेल, है ना, हाफ या डबल नहीं होता। क्वेश्चन नोट कर लीजिए अगर आप चाहें तो। माइटोसिस सेल डिवीजन में, सेल क्या होते हैं? हाफ होते हैं, इक्वल रहते हैं, या डबल हो जाते हैं। तो माइटोसिस सेल डिवीजन के केस में आपका सेल हमेशा क्या रहेगा? क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा? इक्वल ही रहेगा, ठीक है। 2n से 2n ही बनेगा। लेकिन मियोसिस सेल डिवीजन में क्या हो जाता है? 2n से ये हाफ n में कन्वर्ट हो जाता है। यही अगर माइटोसिस की जगह मियोसिस लिख देता तो ये आपका क्रोमोसोम क्या हो जाता? हाफ हो जाता, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन में किसी को गड़बड़ तो नहीं ना? कहीं पे कुछ क्वेश्चन करना है? अभी रुक के मैं देख सकता हूँ, बता सकता हूँ, फिर से अगर बताना होगा तो बताइए। हेलो, ये टॉपिक आप लोग कभी पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं कि नहीं देखे? इसको बताइए पहले तो। एकदम नया टॉपिक लग रहा है क्या आप लोग को? रिस्पॉन्स करो यार, कैसे हो गया सबको जी? एकदम नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ लग रहा है आप लोग को। कैसा है अनिल? ठीक है ना? तो थोड़ा सा देखो, इसको मैनेज करने का ट्राई करो, है ना। तो अब इसमें फिर से सेल डिवीजन होगा, जिसका इंपॉर्टेंट होगा आपका सोमैटिक सेल डिवीजन गैमेटोजेनेसिस में। सोमैटिक सेल डिवीजन में क्या होगा? ये एक एन हो जाएगा, एन से एन कंडीशन में एक सेल डिवीजन होगा, फिर से सेल डिवीजन होगा, फिर एन एन कंडीशन में आ जाएगा भैया। ये कंटिन्यूसली डिवाइड होगा तभी हमारा आपका क्या बनेगा? ओवरी वाला पोर्शन बनेगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल बनेगा। ठीक है सर, ठीक है, चल जा रहा है, चल जा रहा है, ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? ठीक। तो आप लोग का क्वेश्चन आता है, आपका जो ओव्यूल रहता है वो कौन से कंडीशन में रहता है? तो मैंने आपको बताया सोमैटिक सेल डिवीजन में 3 बार आपका सेल डिवीजन होगा। एक यहाँ से एक एन से 2 बार एन बनेगा, फिर ये 2 एन से 4 बनेगा, है ना। और ये 4 से आपका टोटल कितना एन बन जाएगा? यहाँ पे 8 एन बन जाएंगे।
तो क्वेश्चन आता है आपका ओव्यूल कौन से कंडीशन में रहता है। 8 जो सेल हैं वो अरेंज कैसे होंगे अब एक सेल में, 3 सेल यहाँ पे आ जाएगा, 3 सेल आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और बचा बीच का 2 सेल वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर है भैया, इसको याद कीजिए, ठीक से देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, 8 सेल जो डिवाइड होकर बनते हैं उसमें से 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे और बीच में 2 सेल। तो ये जो 2 सेल होते हैं ये आपस में हो जाते हैं फ्यूज। ये क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो फ्यूज हो जाते हैं तो अब आपका सेल का नंबर कितना हो गया, 7 सेल हो गया आपका। लेकिन न्यूक्लियस कितना है, हर सेल में न्यूक्लियस होता है। इसमें एक न्यूक्लियस है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है और इसमें एक है, ठीक है। लेकिन ये फ्यूज तो हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस तो फ्यूज नहीं होता ना आपस में। इसमें क्या होता है, इस फ्यूज हो गया लेकिन इसका न्यूक्लियस अपने पास रहेगा, अलग अलग दोनों रहेंगे। इसलिए ओव्यूल को बोला जाता है हमेशा 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई कंडीशन। क्या बोला जाता है आपका ओव्यूल को, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई कंडीशन में बोला जाता है। इसको नोट कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ओव्यूल कौन से कंडीशन में रहता है, तो ये आपका पूछा जाता है कि 7 सेल 8 न्यूक्लियाई कंडीशन में। तो ये हमारा फीमेल गैमेट तैयार हो गया है। अब इसमें आके बस पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन करना है। तो आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो गया और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में आपका पॉलन कैसे बनेगा, जैसे इसमें सेल डिवीजन हुआ है, यहाँ भी एन बन के रेडी हो गया था स्पोरोजेनेसिस में। अब गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, 2, इसमें सबसे पहले तो एक ही बार सेल डिवीजन होगा, एन बनेगा। एन बनेगा तो सेल कैसा बनेगा भैया आपका पॉलन का, एक आपका जेनरेटिव न्यूक्लियाई बनता है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई बनता है। जेनरेटिव मतलब जो आगे और पॉलिनेशन में भाग लेगा, और एक जो है आपका पॉलन ट्यूब बनाएगा। जब पॉलिनेशन होगा आपका, स्टिग्मा सरफेस पे लैंड करेगा आपका पॉलन, तो उसमें से ठीक है। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई कंडीशन कम से कम ओव्यूल का याद रखिए यहाँ से। और आपका जो एंथर में डिवीजन होगा वो एक बार डिवीजन होगा, और एक एन क्या बनाएगा आपका जेनरेटिव न्यूक्लियाई। जेनरेटिव न्यूक्लियाई क्या करता है, वो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई बनाता है। वेजिटेटिव क्या होगा भैया, ये आपका पॉलन ट्यूब यही बनाएगा। स्टिग्मा सरफेस पे लैंड तो हो जाएगा, क्या लैंड हो जाएगा आपका पॉलन, लेकिन वो अंदर तक कैसे जाएगा, क्योंकि स्टिग्मा सरफेस आप देखे थे स्टिग्मा कैसा होता है ना। यहाँ पे पॉलन हो गया आपका, बनने के बाद लैंड हो गया, तो ये नीचे तक आने के लिए क्या जरूरत पड़ता है इसको, क्योंकि आपका ओव्यूल तो यहाँ पे है, तो इसको यहाँ तक आने के लिए बनता है, जरूरत पड़ता है पॉलन ट्यूब का। तो पॉलन ट्यूब बनाता है एक सेल, और इसमें से दूसरा सेल बनाता है जेनेरेटिव न्यूक्लियाई बोलते हैं जिसको, वो पार्टिसिपेट करता है पॉलिनेशन में, ठीक है। अब ये एन जब यहाँ पे रहेगा बीच के कंडीशन में, स्टिग्मा स्टाइल में आ जाएगा, तो इसमें एक बार फिर से सेल डिवीजन होगा। ये एन जो बचा है तो इसमें एक और सेल डिवीजन होकर क्या बनाता है, ये 2n फिर से बनाता है। इसमें से एक सेल, अब यहाँ तक तो हो गया, पॉलन बन गया हमारा, यहाँ पे लैंड भी कर गया हमारा पॉलन। उसमें से एक क्या बनाया था अपना, 2n में से एक n बनाया था पॉलन ट्यूब। अब जो बचा था एक n, उसमें फिर से एक सेल डिवीजन होगा, यहाँ पे स्टाइल पोर्शन पे एक और सेल डिवीजन होगा। उसमें से क्या करेगा, यहाँ पे अपना क्या रखा है, ओव्यूल रखा हुआ है, उसमें से एंटर करके एक जो सेल है पॉलन सेल है वो फ्यूज करेगा। इसका नामकरण कर देते हैं ना, अभी नाम नहीं दिया इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये बनता है आपका पोलर न्यूक्लियाई। ये होता है आपका बीच वाला एग सेल। क्या होता है ये वाला एग सेल, इसके दोनों साइड वाले सेल के बोलते हैं सिनर्जिड सेल। ठीक है, एग सेल के साइड में क्या होता है सिनर्जिड सेल, और इसके अपोजिट पोल में जो पाया तो उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। अपोजिट साइड में जो पाया तो उसको क्या बोला जाता है, एंटीपोडल सेल। इसको अच्छे से और बनाता हूं मैं।
हाँ सर, उसमें टाइम लग रहा है सर थोड़ा सा, तो इसको मैं ही बनाया था। ये ओवरी के अंदर ओव्यूल का स्ट्रक्चर बन गया आपका। ओव्यूल आपका कौन से कंडीशन में रहता है, अभी आपको बताया हूँ। हाँ, इसमें ऑप्शन दिया जाए आपको 7 सेल, 8 न्यूक्लियाई, 5 सेल, 6 न्यूक्लियाई। ये क्वेश्चन आ चुका है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप लोग नहीं जान पाएंगे कि क्या पूछ क्या रहा है। तो आप लोग को अगर पता रहेगा, ये डायग्राम पता रहेगा आपको, अच्छा ये तो हमने देखा था कि सेल डिवाइड होके सबसे पहले स्पोरोजेनेसिस में गैमेटिक सेल डिवीजन हुआ था, फिर इस गैमेटोजेनेसिस में सोमैटिक सेल डिवीजन हुआ था, फिर एक एन से अपना बना था 8 एन। अब ये 8 एन इस ओव्यूल अंदर के ओव्यूल स्ट्रक्चर में ऐसे ट्रैप होते हैं। कैसे ट्रैप होते हैं, जो 3 सेल है नीचे में गए थे एक पोल में, 3 सेल ऊपर के पोल में गए थे, 2 सेल जो बचा था वो बीच में थे और आपस में फ्यूज हो गए थे। तो जो फ्यूज हो गए थे इसलिए सेल का नंबर कितना हो गया 7, और न्यूक्लियस का कंडीशन कितना हो गया, नंबर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया ओव्यूल का स्ट्रक्चर। और वैसे पोलन बना था आपका, एक एन डिवाइड होकर 2 एन बना था, जिसमें से एक एन क्या बना था आपका, एक बना था आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियाई बना था और एक जनरेटिव न्यूक्लियाई बना था। क्या बना था एक एन, जनरेटिव न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको, एक को बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। और जब ये पॉलिनेशन के लिए अंदर गया था तब ये एक बना लिया था आपका क्या, पॉलिन ट्यूब बनाया था। जो दूसरा बच्चा था ये फिर से एन और एन में डिवाइड होके क्या किया था, एक एन फ्यूज किया था इसको, जिसका नाम क्या बताया था मैंने आपको, पोलर न्यूक्लियाई को सेल फ्यूज किया था, पोलर न्यूक्लियाई। अब पोलर न्यूक्लियाई का और दूसरा आपका एन किसको फ्यूज किया था, एग सेल को। किसको फ्यूज करता है भैया, एग सेल को फ्यूज करता है। तो एग सेल को जब फ्यूज करता है तो आपका एग सेल के फ्यूज होने से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो किससे बनता है, एन के द्वारा जब एग सेल को फ्यूज किया जाएगा तो वहां से क्या बनेगा आपका, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, लेकिन इसी एक एन के द्वारा जब पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज किया जाता है तो उससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। अब एंडोस्पर्म का काम क्या है, कोई बताएंगे मेरे को, एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, आप लोग कोई जानते हो इसको, बताइए एंडोस्पर्म का काम क्या है। सीड का स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे तो सीड में एंडोस्पर्म पाया जाता है। वो क्या काम करता है आपका, एम्ब्रियो को जब जर्मिनेट होता है, वो जब जर्मिनेट होगा तो उसको फ्रूट प्रोवाइड करने का काम आता है। ये एम्ब्रियो सिर्फ क्या है आपका, वो सीड है, एम्ब्रियो ही सीड है, उसको जर्मिनेट होने के टाइम कुछ एनर्जी का जरूरत पड़ता है। अब वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलता है आपका एंडोस्पर्म से, उसको एनर्जी मिलता है। फिर से क्वेश्चन आ जाता है कि आपका मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड जानते होंगे, तो एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है, मोनोकॉट में पाया जाता है, बड़ा होता है करके पूछा जाता है क्वेश्चन, पाया तो दोनों में आता है। तो बड़ा एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है, मोनोकॉट में पाया जाता है कि डाइकॉट में पाया जाता है। सारा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, आपको बस एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ने का जरूरत है ना। तो एंडोस्पर्म आपका पाया जाएगा बड़ा किसमें, मोनोकॉट में पाया जाएगा। राइस में, मेज में बहुत अच्छे से क्लियर दिखता है, क्योंकि राइस मेज क्या है, मोनोकॉट है। अब डाइकॉट में क्यों नहीं पाया जाता भैया, अब एम्ब्रियो तो दोनों में पाया जाता है, खाना तो दोनों को जरूरत पड़ेगा जर्मिनेट होने के टाइम, लेकिन मोनोकॉट में इतना बड़ा क्यों रहता है, डाइकॉट में इतना बड़ा क्यों नहीं रहता, क्योंकि डाइकॉट में रहता है कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन क्या करता है, एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। अब इसके पास कॉटिलिडन नहीं है तो उसको फूड कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म फूड प्रोवाइड करेगा। इस वीडियो को और आप रुक के अच्छे से देख के समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, आपका जो एम्ब्रियो बना एन एन फ्यूज होके क्या बन गया आपका, 2n कंडीशन बना। तो एग सेल कौन से कंडीशन में रहता है आपको पूछा जाएगा, सॉरी एग सेल नहीं, एम्ब्रियो आपका कौन से कंडीशन में रहता है पूछा जाएगा,
तो कौन से कंडीशन में रहेगा आपका 2n, लेकिन क्योंकि NN फ्यूज करके बनाया 2n। अब इंडोस्पर्म कौन से कंडीशन में रहेगा, पहले से ये 2n है, 2 न्यूक्लियस है, मतलब इसमें क्या है 2n है ही, इसमें 2 सेल आपस में फ्यूज है ना, तभी तो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई कंडीशन बना है। 2 सेल इसमें पहले से मौजूद है, एक सेल आगे इसको फिर से फर्टिलाइज किया, तो कितना कंडीशन हो गया ये 3n। तो इंडोस्पर्म कौन से कंडीशन में रहता है आपका 3n कंडीशन में, ठीक है। तो नोट कीजिए इंडोस्पर्म 3n कंडीशन में रहता है। एक और टर्मिनोलॉजी आएगा फिर सामने आपको डबल फर्टिलाइजेशन को लेके। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, नाम सुने कभी डबल फर्टिलाइजेशन करके? फर्टिलाइजेशन तो सब सुने, पॉलिनेशन के बाद का जो प्रोसीजर होता है वही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर अभी जो पढ़ रहे हम लोग ये हो गया फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। अभी कौन सा टॉपिक बता रहा था आपको, डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं, ये जो आपका एक एन है ये एक्सेल को फ्यूज किया, ये सिंगल हो गया फर्टिलाइजेशन, पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज किया, ये हो गया दूसरा फर्टिलाइजेशन, हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक मतलब एक सेल को करेगा और हाँ, एक जो 2 सेल बन के आएगा, मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव न्यूक्लियाई का काम होगा, फिर एक सेल डिवीजन होगा तो 2n बनेगा, एक n फ्यूज करेगा आपका एक्सेल को, दूसरा सेल आपका फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई को, पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करके क्या बनता है एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म जर्मिनेशन के टाइम पे फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन इसी प्रोसीजर को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। समझ गए यहाँ तक? इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, अगर आप लोगों को टॉपिक एक बार क्लियर हो गया तो बहुत काम आएगा आप लोगों को आगे, है ना। तो ये आपका एक्सेल को जब फ्यूज किया तो यहाँ से बना आपका क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सीड बोलते हैं। सीड किसको बोलेंगे, एम्ब्रियो को इनक्लोज किया इनक्लोज किया हुआ स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपका, सीड कहलाता है। और ये इंडोस्पर्म खाना बनाने के इसके फूड के काम आता है, ठीक है। इसके ये अभी ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा आपको बताया, इसके बाहर का जो भी लेयर होगा ये किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो कल भी बताया था आपको फ्रूट का मेजर कैरेक्टर क्या है, कल आपको कैरेक्टर लिखवाया था फ्रूट का, क्या लिखवाया था? बिना पकाए उसको अपन खाते हैं सीधा। नहीं, वो तो डिफरेंस पूछा था मैं फ्रूट और वेजिटेबल में, आपको मैं फ्रूट का कैरेक्टर लिखाया था। क्यों बनता है फ्रूट, वो सीड को प्रोटेक्ट करने के सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे खाने के लिए नहीं बनता भैया। ये किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है, ये इतने बड़े ओव्यूल सीड को ही प्रोटेक्ट करने के लिए आपका फ्रूट बनता है। तो एक करेक्टर पूछ देता है आपका फ्रूट का करेक्टर क्या है। तो फिर यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया होगा तब हम चालू करेंगे, पोमोलॉजी में एंटर करेंगे, ठीक है। ये 3 टॉपिक में आपको सेल डिवीजन बोला था, फ्लावर मॉर्फोलॉजी बोला था, फ्लावर मॉर्फोलॉजी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कार्पेल क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गैनोसियम क्या है, और यहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे ही। 7 सेल 8 न्यूक्लियाई एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इंडोस्पर्म कौन से कंडीशन में रहता है आपका हो गया। स्पोरोजेनेसिस के टाइम से कौन सा सेल डिवीजन होता हो गया। गैमेटोजेनेसिस के टाइम कौन सा सेल डिवीजन हो गया। कुछ आप लोग ये क्वेश्चन देखें, आप लोग अभी तक से नहीं देखें 7 से 8 न्यूक्लियाई कंडीशन का क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया और आपको पूछा जाएगा। इसको अच्छे से वीडियो को एक बार और रुक के देखिएगा, है ना। ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होगा तो, और दिक्कत है तो फिर बताइए। कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? चलिए ठीक है। तो आपका फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट हो गया। अभी तक से हम लोग जो पढ़े हैं उसमें फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब फ्रूट 2 टाइप के होते हैं। कैसे कैसे 2 टाइप के होते हैं? पहला आप लोग नाम सुनोगे कहीं भी ट्रू फ्रूट, और दूसरा होता है आपका फॉल्स फ्रूट। ठीक है, ये आपका जो फ्लावर मॉर्फोलॉजी बताया था, ये आपको बताया था सेपल बताया था, पेटल बताया था। इसके नीचे के पोर्शन को क्या बोलते हैं? ये नीचे के पोर्शन को क्या बोलेंगे आप लोग को कुछ आइडिया है? बताइए बताइए, अगर आप लोगों को किसी को मालूम होगा तो।
रेसेप्टेकल नाम सुना आपने, रेसेप्टेकल या थैलेमस, ये इसी पोर्शन का नाम है क्या, रेसेप्टेकल। यहाँ पे लिखा भी है यार, कैसे कर रहे हो आप लोग, रेसेप्टेकल लिखा है। इसके नीचे के पोर्शन को क्या बोलते हैं, पेडंकल बोलते हैं। ठीक है, ये फ्लावर मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा अच्छे से जान के रहिए, क्या रेसेप्टेकल होता है, क्या पेडंकल होता है, क्योंकि अभी फ्रूट में अब ये काम आएगा। ठीक है, तो ट्रू फ्रूट क्या होता है और फास्ट फ्रूट क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? चिरंजीव, अब बताना चाहेंगे क्या होता है ट्रू फ्रूट फास्ट फ्रूट? नया नाम है कि सुने हैं इसको और पहले? सुने हो नाम, ये हॉर्टिकल्चर पढ़े होगे तो सुने होंगे जरूर। हाँ, फ्रूट का डेवलपमेंट दो तरीके से होता है आपका। एक, अगर फ्रूट आपका ओवरी से बनता है, डायरेक्टली किससे बनता है फ्रूट, ओवरी से, तो वो हो गया ट्रू फ्रूट। लेकिन ओवरी के अलावा भी जो पार्ट्स होते हैं, जो थैलेमस बताया हूँ, जो पेडंकल बताया हूँ, वो भी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं कई बार। जैसे गुआवा के केस में, एप्पल का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, एप्पल का जो ओवरी वाला पार्ट होता है वो कन्वर्ट कितने में होता है, जब आप लोग एप्पल को काटे होंगे तो उसमें एक लेयर देखे होंगे सीड के बाहर, छोटा सा काट के देखे ना, कॉटिलिजिनस लेयर, वो थोड़ा सा प्लास्टिक का लगता है, वो लेयर है आपका ओवरी। लेकिन उसको जो कवर किया रहता है वो कौन सा पोर्शन है, वो थैलेमस है, उसके नीचे का पोर्शन उसको कवर कर लिया रहता है। सेम कैसे आपका गुआवा में है ना, तो गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, ये क्या हो गया सारे, हाँ, एप्पल, पियर, क्वींस, लोकाट, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो इसको और देखेंगे, ये सारे के सारे क्या है, फॉल्स फ्रूट है। लेकिन मैंगो आपका क्या है, ट्रू फ्रूट है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट क्या होता है, ओवरी से होता है। लेकिन ओवरी के अलावा अगर दूसरे पार्ट से फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, फॉल्स फ्रूट। यहाँ तक टॉपिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट। 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, इसमें से कौन सा ट्रू फ्रूट है करके या फॉल्स फ्रूट है करके। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ट्रू फ्रूट है, पपाया, गुआवा, एप्पल, और एक ऑप्शन देता हूं आपको, पियर। पपाया ट्रू फ्रूट है, बाकी सबके सब क्या है, फॉल्स फ्रूट है। मैं आपको लिखाऊंगा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये आगे नोट करते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक टाइप होगा ये फ्रूट का टाइप, और अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है, जैसे कि टाइप्स ऑफ फ्रूट। एक होता है पहला सिंपल फ्रूट, ये एक अलग टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया ना, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एक दूसरा क्लासिफिकेशन है, और ये अभी जो बता रहा हूँ ये एक दूसरा क्लासिफिकेशन होगा, सिंपल फ्रूट। और दूसरा होता है आपका एग्रीगेट फ्रूट, और एक होता है आपका क्या, मल्टीपल फ्रूट। एक फ्लावर में, सिंगल फ्लावर में नॉर्मली हम लोग कंडीशन क्या होते हैं देखते हैं, सिंगल ओवरी पाया जाता है। एक फ्लावर में क्या रहता है, जनरली क्या देखते हैं हम लोग, सिंगल फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं हम लोग, सिनकार्पस फ्लावर। क्या बोलेंगे उसको, सिनकार्पस फ्लावर। तो सिनकार्पस फ्लावर से जो भी फ्रूट बनेंगे, पहले तो आपको सिनकार्पस फ्लावर क्या होता है ये बताया, सिंगल फ्लावर में सिंगल ओवरी पाया जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा, सिनकार्पस फ्लावर से जो फ्रूट बनेगा उसको कौन सा फ्रूट बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे सिंपल फ्रूट बोलेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एग्रीगेट फ्रूट। नोट कर रहे हैं आप लोग, नोट कीजिए साथ साथ। अब अगर आप लोग स्ट्रॉबेरी का फ्लावर देखे होंगे कोई, तो उसमें उसके ओवरी के अंदर, जैसे फ्रूट तो देखे होंगे, स्ट्रॉबेरी का फ्रूट तो आप सब देखे होंगे, रेड कलर का फ्रूट, उसके अंदर फिर बैक करने का कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, जनरली फ्लावर में क्या होता है, एक सिंगल फ्लावर में सिंगल ओवरी रहता है ना, ये आपका होगा क्या फ्लावर बोलते हैं, इसको सिनकार्पस फ्लावर बोलते हैं। लेकिन ये है आपका फ्लावर किसका, स्ट्रॉबेरी का, इसको ही याद रखिए।
कम से कम स्ट्रॉबेरी का फ्लावर कलर कौन सा होता है, ये आ गया तो फिर आप लोग नहीं देख रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसका फ्लावर कलर क्या होता है, व्हाइट। अभी आपको जो साइड में दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब क्या है आपके एंथर है। एंथर के अंदर क्या रहेगा आपका, पोलन रहेगा। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको क्या है, वो ये छोटा 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 जो दिख रहा है ना, ये आपका है ओवरी है। ये यही पोर्शन क्या है आपका, ओवरी है। ओवरी किसके ऊपर टिका है, जैसा गोल सा बना हुआ स्ट्रक्चर, उसके ऊपर में छोटा छोटा ओवरी निकला है। तो ये नीचे इसका जो गोल स्ट्रक्चर जो बेस है वो क्या है, रिसेप्टेकल है। हम लोग स्ट्रॉबेरी का भी क्या खाते हैं, रिसेप्टेकल खाते हैं। उसके ऊपर जो छोटा 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 फ्रूट रहता है, मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका स्ट्रॉबेरी का फ्रूट, ठीक है। ये जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है वो क्या है आपका, रिसेप्टेकल या थैलेमस, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। वो रिसेप्टेकल या थैलेमस है, लेकिन इसके ऊपर ये छोटा छोटा दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये जो छोटा छोटा सीड जो दिख रहा है ये जनरली होता है गोल्डन कलर का होता है। इसमें कलर उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है ना। इनिशियल कंडीशन में गोल्डन कलर का रहेगा, बाद में वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो छोटा छोटा पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका ओवरी है। ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल रहेगा। ओवरी है मतलब हम लोग डायरेक्टली बात करें फ्रूट से और इसके अंदर सीड से, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हमारा फ्रूट ये नहीं है, ये रिसेप्टेकल, हमारा फ्रूट क्या होगा, ये हो गया फ्रूट। जो सिंगल सिंगल छोटा छोटा दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया, फ्रूट हो गया, ठीक है। इसमें हमारा फ्रूट क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा फ्रूट है। तो अब इसको बैक कहाँ से करना है सर, हाँ फोटो हटा देना। ठीक है, तो आपको सिंपल फ्लावर का केस बताया था। क्या होता है सिंपल फ्लावर, एक सिंगल फ्लावर में सिंगल ओवरी होगा तो आपको उसको बोलेंगे सिनकार्पस फ्लावर, और सिनकार्पस फ्लावर से फ्रूट बनेगा तो उसको बोलेंगे सिंपल फ्रूट। लेकिन अभी आपको किसका फोटो दिखाया था, स्ट्रॉबेरी का फोटो दिखाया था, उसके एक फ्लावर में बहुत सारा ओवरी था। और जब ऐसे फ्लावर से आपका फ्रूट बनेगा तो उसको बोलेंगे एग्रीगेट फ्रूट। क्या फ्रूट बोलेंगे उसको, एग्रीगेट फ्रूट। तो जैसे इसको सिनकार्पस फ्लावर बोलते हैं तो इसको क्या फ्लावर बोलेंगे, एपोकार्पस। क्या बोलेंगे इसको, एपोकार्पस फ्लावर। सिनकार्पस फ्लावर से जो फ्रूट बनेगा उसको बोलेंगे एग्रीगेट फ्रूट। एपोकार्पस से बनेगा उसको बोलेंगे एग्रीगेट फ्रूट, सिनकार्पस से बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रूट। यहां तक से क्लियर है, किसी को कुछ दिक्कत है बताइए, ऑनलाइन वाले सब सो गए लग रहा है सर आज। ऐसा एक होता है आपका मल्टीपल फ्रूट रहता है। अब मल्टीपल फ्रूट केस क्या हो गया, जब आपका पूरा का पूरा इनफ्लोरोसेंस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इनफ्लोरोसेंस जानते हैं, इनफ्लोरोसेंस क्या होता है, किससे बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस, अगर डिफिनेशन के रूप में बोले तो, एक ग्रुप ऑफ फ्लावर, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ फ्लावर। तो जब पूरा का पूरा बहुत सारा फ्लावर, अब इसमें एक सिंगल फ्लावर बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा फ्लावर मिलकर एक सिंगल फ्रूट बनाता है। कटहल, सहतूत आएगा, फिग, अंजीर आएगा, है ना। तो उसमें पूरा का पूरा जब इनफ्लोरेसेंस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फ्रूट। कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, ठीक है। ये आपको होगा सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट। ये सिंपल फ्रूट का एग्जांपल क्या था, अभी इनको एग्जांपल लिखाऊंगा सर, तो अभी कॉन्सेप्ट है। सिंपल फ्रूट के अंदर भी बहुत सारे भी फ्रूट आएंगे, उसका भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ तक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, आगे बढ़े। तो आप में सिंपल फ्रूट में कौन कौन सा फ्रूट आता है इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए एक बार। जिस फ्रूट का फ्रूट टाइप क्या रहेगा आपका, बेरी रहेगा, बेरी रहेगा, ड्रूप रहेगा, पोम, नट, हेस्पेरिडियम, बालुस्टा,
पीपो एम्फिसारिका। ठीक है, ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे, सिंपल फ्रूट में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये बेरी क्या होता है, ड्रूप क्या होता है, इसके बारे में फिर से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये सब जान लो कि बेरी किस में आता है। क्वेश्चन कर दिया डायरेक्टली, बेरी क्या है भैया, सिंपल है, एग्रीगेट है, मल्टीपल है, सिंपल है। एम्फिसारिका क्या है, वो किस में आता है, वो भी सिंपल फ्रूट में आता है। अब एग्रीगेट में क्या आएगा, जितना आपका इटेरियो वर्ड लिखा रहेगा, इटेरियो, इटेरियो का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, इटेरियो ऑफ बेरी, बेरी आपका आता है सिंपल में, लेकिन इटेरियो ऑफ बेरी किस में आता है, एग्रीगेट में आता है। इटेरियो ऑफ एचिन्स, कई लोग एक्ने बोलते हैं, एचिन्स बोलते हैं, अपने हिसाब से तुम लोग देख लेना। ठीक है, इटेरियो ऑफ ड्रूपलेट्स। ठीक है, और मल्टीपल फ्रूट का क्लासिफिकेशन है आपका है दो। एक होगा आपका सोरोसिस, एक होगा आपका साइकोनस। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर सबको एक एक करके पढ़ते हैं। आपका बेरी क्या होता है, ड्रूप क्या होता है, पोम क्या होता है, नट क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए पहले। हमारे पास 7 मिनट है मनीष सर। ठीक है ना सर, बन जाएगा, 7 मिनट में जितना हो रहा है उतना करूँगा, बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़े। तो देखते हैं, पहला आप सिंपल फ्रूट में क्या लिखे थे हम लोग, पहला बेरी। बेरी क्या होगा, बेरी ऐसे फ्रूट को बोलेंगे जिसके मीजो और इंडो पार्ट को हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अब मीजो और इंडो क्या पार्ट होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग मैंगो का फ्रूट देखें या किसी का भी फ्रूट देखे होंगे, उसको जनरली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिंगल लेयर, सबसे अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं इंडोकार्प, बीच वाले को बोलते हैं मीजोकार्प, बाहर को बोलते हैं एपिकार्प। ठीक है, इंडो, मीजो, एपी। अब इन तीनों को एक साथ बोलना रहेगा, कई बार कई फ्रूट में हो जाता है रिड्यूस हो जाता है, तीनों एक ही हो जाते हैं आपस में चिपक के, तो उसको बोला जाता है पेरिकार्प। ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिए, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, बेरी में जिसमें मीजो और इंडो को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हम लोग, पपाया आपको दूंगा, बोलूंगा आप मीजो और इंडो को डिफरेंशिएट करके दिखाओ, छिलका तो आप लोग अलग कर दोगे, वो आज आपका एपिकार्प। मीजो इंडो को डिफरेंशिएट कर पाओगे नहीं, मैंगो के किस में कर पाओगे नहीं, तो वो सब किस में आ जाएगा, आपका बेरी में आ जाएगा। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक नोट कर लीजिए आप लोग। पपीता साग बना दे जी करके। ठीक है, इसमें अब क्या क्या आएगा आपका, पहला आ जाएगा आपका बेरी में पपाया, दूसरा आ जाएगा आपका क्या, सपोटा, एस से। ठीक है, अरेका नट, इसको स्टार मार्क करके नोट कीजिए अरेका नट को। एवोकाडो, ये एसआरएफ में पूछा गया था एवोकाडो किस में आता है, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। एवोकाडो किस में आया था, बेरी में आया था, अभी मैं एसआरएफ का क्वेश्चन में 2 दिन पहले एग्जाम देकर आया हूँ, है ना। फिर आएगा आपका जी से ग्रेप्स किस में आता है भैया, ये सब इसमें आ जाएगा, नोट्स पास करते जाइए इसको। कैक्टस, कैक्टस मतलब आप लोग ड्रैगन फ्रूट देखे होंगे, ड्रैगन फ्रूट किस में आएगा, वो भी बेरी में ही आएगा। बनाना भी बेरी में आएगा, बना से बनाना, डी से डेट पाम, है ना, और जी से ग्वावा। ठीक है, नोट कर लिए।
खत्म। ठीक है, फिर तो अभी टाइम आज का हो रहा है अपन लोग का खत्म। इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ड्रूप क्या होता है, एम्फीसाइड क्या होता है आपको बताऊंगा। कल आप लोग पढ़ के आइएगा इसको अच्छे से। मैं नाम लेके पूछूंगा यार, आप लोग तो अभी ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं। क्या हो गया, कैसे हो गया। वो जो 3 टॉपिक पढ़ाया था उससे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बना के पूछूंगा ऑप्शन देके। ठीक है, तो तैयारी करिए कल के लिए। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।